नमस्कार। अमेरिका का नहला तो ईरान का दहला। कल मैंने आपको बताया था कि इस बार अमेरिका कुछ खास तैयारियों के साथ आया है। उसने कुछ होमवर्क किया है और ईरान को दबाव में लेने के लिए उसने कुछ कोशिश की है, कुछ नई तरीके से फील्डिंग की है, कुछ नई रणनीतियां बनाई हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया हो तो दोबारा आप वो वीडियो देख सकते हैं। और मैंने ये भी कहा था उस वीडियो कि ईरान जो है उसने भी अपने स्तर पे कुछ तैयारियां की हैं जो हमको अभी पता नहीं चल पा रहा है। अब वो अपने सुप्रीम लीडर की अंतिम संस्कार से फ्री होके उन्होंने फिर जो किया उससे अंदाज़ा लग गया कि ईरान ने भी अमेरिका के लिए तैयारी कर रखी है। मैं आपको जब भी कहता हूँ तैयारी कर रखी है, उसके पीछे मकसद ये होता है एक दूसरे को नष्ट नहीं करना है, नुकसान भी नहीं पहुँचाना है, एक दूसरे पे दबाव बनाना है ताकि अधिकतम आउटपुट निकाल सकें। जो डील हो रही है उसके अंदर ईरान नहीं चाहता कि उसने जो बढ़त बनाई है उस बढ़त के बावजूद उसको कुछ ना मिले। तो ईरान ने क्या किया है इसी को हम समझेंगे। एक चीज़ नहीं की है, बहुत सारी चीज़ें की हैं और सारी चीज़ें एक तगड़ा प्रहार है अमेरिका के ऊपर। और यही वजह है कि हमले करने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप घुमा फिरा के वार्ता का प्रस्ताव रख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि भैया हम बातचीत 11 तारीख से करेंगे, पर सीज फायर खत्म हो चुका है और हमसे ईरान कह रहा है बात कर लो, इसलिए हम बात करें। ईरान ने अभी तो कुछ नहीं बोला है। हालत ये हुई है कि अमेरिका के लोगों ने जो मध्यस्थ है कुवैत और वहाँ की माफ़ कीजिए कतर, और कतर से बाकायदा ईरान में लोग गए हैं, वहाँ के मध्यस्थ लोग गए हैं, ईरान को मना रहे हैं बातचीत करने के लिए। अब कल बातचीत होगी या नहीं होगी इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता इस बात से लगेगा कि आज रात को क्या होता है। आज रात को अगर अमेरिका ईरान के ठिकानों पे स्ट्राइक करता है या ईरान अमेरिका के ठिकानों पे स्ट्राइक करता है तो आप कल ये मान के चलिएगा कि बातचीत नहीं होनी है। और अगर स्ट्राइक नहीं करता है मतलब कल 11 तारीख बातचीत का दिन है। पर ईरान ने इससे एक दिन पहले अमेरिका को अमेरिका की भाषा में बताया कि प्रेशर कैसे बनाया जाता है। आज हम बहुत सारी घटनाएं हैं इनको लेकर बात करेंगे, बहुत तफसील से जाएंगे और ये भी समझेंगे कि किस तरह से अमेरिका को घेरने का प्रोग्राम ईरान ने बनाया। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। ग्लिलॉट एक जगह है तेल अवीव के अंदर। तेल अवीव इजराइल की राजधानी है और तेल अवीव के अंदर ईरान ने एक तगड़ी स्ट्राइक की है मिसाइल्स की, जिसके उसने तस्वीरें भी वहाँ के सोशल मीडिया पे शेयर की गई हैं। इन सब तस्वीरों की एक इंडिपेंडेंट पुष्टि नहीं हो सकती क्योंकि इजराइल में ज़बरदस्त सेंसरशिप है और इस तरह की जानकारी बाहर नहीं आती है। तो वो पिट भी जाएंगे तो घर की बात बाहर नहीं आएगी। तो ऐसे में जो अलग माध्यमों से चीज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से सुबह सुबह जो सैन्य ठिकाने हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचा ईरान ने और वहाँ बड़ी संख्या में मोसाद के एजेंट मार दिए गए हैं। और अभी जो मैंने पुष्टि का स्तर बताया वो यही है कि स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया नहीं जा सकता। पश्चिमी मीडिया जब तक इजराइल ना कह दे घटना को छुपाए रहता है। 3 महीने बाद पता चलेगा, 4 महीने बाद पता चलेगा कि उस दिन तो बड़ा नुकसान हो गया था साहब। खैर, इसके साथ साथ इजराइल का जो परमाणु ठिकाना है वहाँ पर भी मिसाइल बरसाई गई हैं। इसकी भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ईरान के जो समाचार माध्यम हैं उन्होंने इस जानकारी को प्रसारित किया है। तीसरा, इजराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बना। अब क्या किया है ईरान ने, अभी घटनाक्रम बता रहा हूं, फिर हम समझेंगे इसके पीछे रणनीति क्या है। ईरान ने इजराइल को एक और धमकी दी है, अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे निशाना बना, जैसे कि वहां जो ट्रैफिक कंट्रोल है उसके टावर को नुकसान पहुंचाया अमेरिका ने, तस्वीरें आप देख रहे होंगे। तो ईरान ने कहा कि अगर निशाना बना मेरे यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़, चाहे वो
पोर्ट बने, चाहे वो डिसैलिनेशन प्लांट बने या कुछ भी बने या बिजली घर बने, तो तुम पे भारी पड़ेगा। मतलब हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तुमसे, यानी कि इजराइल से, और इजराइल को बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो रणनीति है नई, ये रणनीति एक संदेश दे रही है। संदेश ये है कि भाई साहब, आप इजराइल जो हो, आप ही जिम्मेदार हो, आप ही डोनाल्ड ट्रंप को भड़काते हो, आप ही सब करते हो, तो अब आप पिटोगे। एक इनको पीटा है, दूसरा जॉर्डन को पीटा है। अब क्यों पीटा जा रहा है इनको, ऐसे समझिए। अभी जब ईरान पे स्ट्राइक हुए थे तो स्ट्राइक खत्म हो गए अमेरिका के, उसके बाद भी कुछ मिसाइल आके गिरती हैं, और जो चाबहार पोर्ट पे हमला हुआ है वो हमला अमेरिका की स्ट्राइक खत्म होने के बाद हुआ है। अमेरिका के सेंटकॉम ने एक बार भी ये जिम्मेदारी नहीं ली है कि वो हमने किया है। यानी ये जो बीच में फॉल्स फ्लैग कर देता है भड़काने के लिए, आपस में एक दूसरे को लड़ाने के लिए, ऐसे मतलब चला चाची का झगड़ा हो गया और सामने वाली दूसरी चाची से, तो अब दोनों, तीसरा एक आदमी है वो सोच रहा है कि इनका और झगड़ा अच्छा हो, एक दूसरे को कूटें, तो क्या करता है वो अंडे फेंक देता है चाची के घर में। अब झगड़ा हुआ है तो चाची के दिमाग से पहले आएगा दूसरी वाली चाची ने फेंका है, फिर मोहल्ले में झगड़ा होगा। तो ये ऐसा काम मंत्रा वाला करता रहता है ईरान, और इसको ये लग रहा है कि अमेरिका के साथ हो जाए एक बार, जितना नुकसान होना है ईरान का हो जाए, इतना अमेरिका का होना है हो जाए, हम तो दोनों स्थितियों में फ़ायदे में। वो ये भी कह चुका है कि हम अमेरिका से इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो कुल मिला के सिचुएशन ये है कि ये बात समझ गया है ईरान। ईरान क्या कह रहा है कि बेटा मेरे घर में अंडा फेंका तो चाची तू पिटेगी, अब हमको किसी से मतलब नहीं है। तो ये सिचुएशन जो है वो बन गई है। तो एक तो उसने रणनीति इस बीच में ये बनाई कि हम अब फोकस करेंगे इजराइल के ऊपर, हम क्यों अपने अरब भाइयों को मारें, हम तो अमेरिका के जितने पिट्ठू हैं, चमचे हैं, उनको टारगेट करेंगे। तो जब ये टारगेट करते हैं इजराइल को, तो इजराइल को अगर होगा तो ट्रंप को दर्द अपने आप होगा। याद है एप्स्टीन फाइल, मोदी जी को सलाह दी, ऐसा उसने दावा किया बड़बोले एप्स्टीन ने कि जाओ और नेतन्याहू को खुश करो, डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचने का रास्ता है ये डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते थे, ऐसा उसका मंतव्य था। यानी इजराइल जो है वो तोता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप नामक राक्षस का जीवन बसता है। तो अब ईरान जो है वो कह रहा है कि मैं अब ठोकूंगा तो इजराइल को ही ठोकूंगा, ट्रंप को अपने आप दर्द होगा। एक और तोता है, वहाँ से भी अमेरिका को दर्द होता है, और ये बता रहा है कि अपने आप में ईरान जो है वो अपने पूरे फुल फॉर्म में है। एक और सीधा सीधा संदेश दे दिया उसने। वो संदेश ये है कि भाई साहब 15,000 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार है। मैं कई बार समझा चुका हूँ, आप सबको पता है, फिर भी समझा देता हूँ। मिसाइल टेक्नोलॉजी सीधी सी बात ये है, दो तरह की होती है, एक क्रूज मिसाइल होती है, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल होती है जो उड़ती हुई जाती है, अपना ज़मीन से बहुत ऊपर नहीं रहती, साथ साथ जाती है। बिल्डिंग आती है तो साइड से निकल जाएगी या ऊपर से निकल जाएगी, पहाड़ आएगा तो ऊपर चली जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, मतलब साथ साथ जाती है और हमला करती है। पर ये बहुत ज़्यादा लोड लेके हमला नहीं कर पाती क्रूज मिसाइल, पर इनको पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि ज़मीन से नीचे होती हैं, और इनको टारगेट करोगे तो बिल्डिंग से बिल्डिंग टारगेट बन सकती हैं। तो दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब जैसे हम पत्थर फेंकते हैं वैसे एक दिशा में बैलिस्टिक मिसाइल चलती है। ईरान ने अपने आविष्कार निकाला है कि वो पत्थर भी रास्ते में अपना रास्ता बदल सकता है, आगे पीछे हो जाएगा, रुक जाएगा, घूम जाएगा, स्पीड एकदम कम कर लेगा। तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम अगर उसको टारगेट भी करेगा पत्थर को तो वो नहीं मरेगा, उसको नुकसान नहीं हो सकता। अब इन्होंने बनाई है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 15,000। पहले तो 15,000 मिसाइल इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब ये है कि धरती के किसी भी हिस्से में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में वो मार कर सकता है। दूसरा, ये मिसाइल बड़ी खतरनाक होती है, इसको गिराना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये सीधे जाके उड़ के जाती है पहले अंतरिक्ष में, फिर अंतरिक्ष में रास्ता तय करके ऊपर से सीधे आती है सट से धरती पर, बड़ाम। वो वाली मिसाइल इसने बना ली है। अब ये जो मिसाइल तैयार हैं इसमें कितनी हाइपरसोनिक हैं कितनी नहीं हैं ये पता नहीं है, पर ये दावा है ईरान का, और वो बना सकता है। अभी तो उसने साबित कर दिया वो बहुत सारे हथियार बना सकता है, तो ये भी बना लियोगे। मतलब उसकी मिसाइल की रेंज में अच्छी तरह से अमेरिका भी आ गया है और इजराइल भी है।
कि भाई तू मेरे देश पे हमला करेगा तो मैं तेरे पे भी करूँगा। इस बीच में हम सबके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि जब वहाँ पे भीड़ लगी, इतनी सारा लोगों ने अंतिम विदाई दी अपने लीडर को, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, आगे जाके आंकड़े आएंगे, तो उसमें लोगों ने कहा कि किल द ट्रम्प। तो उसको देख के ये लगा कि अब शायद तुमने उसका नेता मारा है तो वो तुम्हारा नेता मारेगा, ये सीन बन रहा है। तो ये दिमाग में जाहिर बात है सभी के आ रहा है, तो इजराइल के भी आएगा। तो इजरायली खुफिया एजेंसियों ने डोनाल्ड ट्रंप के कान में ये बात पो दी कि भाई ये तुझे मारना चाहते हैं। जब ये हुआ तो उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप और खूंखार हो गया। पर अभी आप दूसरे पहलू पे चलते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि थीम क्या है, कि ईरान की स्ट्रेटजी है कि अब हम इधर उधर वार ना करके सीधे ईरान को, इजराइल को टारगेट करेंगे, क्योंकि इजराइल को टारगेट करने का वैलिड रीजन भी है, वो है लेबनान के अंदर हमले करना। और सीज फायर के तहत इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? अमेरिका की थी। अब अमेरिका नहीं रोक रहा है तो हम रोक रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, उसने जॉर्डन पे हमले करने शुरू किए हैं। अब जॉर्डन पे हमले क्यों कर रहा है, इसको समझने के लिए बहुत सारी डिटेल आपको समझनी पड़ेगी, और वो जब आप समझेंगे तो आपको एक नई एवेन्यू खुलेगा। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि किस तरह से जॉर्डन चलता है, जॉर्डन क्या करता है, जॉर्डन क्या है, कौन है, कैसे है। ये कहानी पे हम आएंगे। तो जॉर्डन के ऊपर भी सबसे पहला हमला ईरान ने किया। जॉर्डन जो है वो है तो पश्चिम एशिया में, और वो इजराइल के एक साइड उसका बॉर्डर लगता है, यानी जॉर्डन की तरफ से अपने आप को इजराइल बहुत सुरक्षित मानता है। और अमेरिका भी जॉर्डन में एकदम अपने गार्ड वार्ड लगा के बैठा हुआ है कि कोई इजराइल के अंदर ना घुस जाए। वहाँ पर उसके बड़े सारे सैन्य ठिकाने हैं, और इस वजह से जॉर्डन को माना जाता है दो लोगों का सुरक्षा कवच, एक तो अमेरिका का और दूसरा इजराइल का। इनके बीच में 94 में एक शांति संधि हुई थी, जिसके बाद से एक दूसरे को खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मतलब इजराइल की उसके साथ में तगड़ी सेटिंग है। और वहाँ पर एक बड़ा अमेरिका का बेस है। वहाँ पर जॉर्डन में उसका एयरबेस है, जहाँ पे फाइटर जेट्स, ड्रोन वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। और वो एक बफर स्टेट भी है, यानी अगर ईरान से, इराक से, आईसिस के लोग, दूसरे लोग अगर घुसते हैं तो ये कहते हैं ना, तेरे को मेरी लाश से गुजरना होगा, तो ऐसे इजराइल तक पहुंचने के लिए जॉर्डन पार करना पड़ेगा। तो ईरान के पास एक मौका है कि जब तक उधर से कोई हमला होता है ये बीच में घुस के जॉर्डन में मार देगा, उसका बॉर्डर सुरक्षित रहेगा। इस लिहाज से जॉर्डन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जॉर्डन की जो भूमिका है वो बड़ी ज़बरदस्त है, कभी मिसाइल को, कभी ड्रोन को मार गिराना वगैरह वगैरह। अब इसके पीछे ईरान हमले क्यों कर रहा है, इसको समझिए। ईरान ने पहले हमला क्या किया है जान लीजिए। उसने क्या किया कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, थार्ड मिसाइल वाला, उस थार्ड वाले मिसाइल को दाड़ कर दिया, एकदम से उड़ा दिया कल एक ही बात में, रात में। यानी अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा है। वो एक अकेला एयर डिफेंस सिस्टम, एक ठो यंत्र जो है 50 लाख अमेरिकी डॉलर है उसकी कीमत, 50 करोड़। 50 करोड़ डॉलर का ये यंत्र था जो ऊपर से जाती हुई मिसाइल विसाइल, हवाई जहाजों, हेलीकॉप्टरों को देख लेता था, ड्रोन को, उसको उड़ाया ईरान ने पहले झटके में। तो जॉर्डन जो है वो 5 सैनिक अड्डे हैं उस अकेले जॉर्डन पे अमेरिका के, तो वो हब है इस पूरे इलाके में। तो ईरान ने क्या किया, जॉर्डन को टारगेट किया। तो जॉर्डन को टारगेट करने से एक तो अमेरिकी सैनिक अड्डे प्रभावित हुए, अमेरिका का वो हब है सेंट्रल कमांड का एक तरह से देखा जाए, उस पर असर पड़ा। जैसे बहरीन में नेवी का हब है, तो 5th फ्लीट है वहाँ पे, तो उस तरह से देखा जाए तो जॉर्डन पे उसने हमला किया। लेकिन जॉर्डन जो है वो पूरी तरह से अमेरिका के साथ सेट है, एकदम तगड़ा वाला। क्यों? क्योंकि जॉर्डन से अमेरिका बहुत सारे पैसे लेता है। अब मेरे पास जो जानकारी मैं बताऊँ आपको, उसके हिसाब से ये DCA जो हुआ इनके बीच में, रक्षा समझौता हुआ, उसमें 12 से ज़्यादा सैनिक ठिकाने हैं, 5 नहीं 12 जॉर्डन में, और वहाँ अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। और वहाँ पर मुवाकफ, सॉल्ट एयरवेज, किंग अब्दुल्ला स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर और अकाफा नेवल बेस, तीनों हैं सोचिए जॉर्डन में। यानी अमेरिका की सेंट्रल कमांड के अंदर सारी ताकत जो है वो ईरान की रेंज में आ गई जॉर्डन से। ईरान ने इतने बीच में बैठ के सोचा कि हमको कहाँ हमला करना, जैसे अमेरिका सोच रहा था
कि किस रेल लाइन पे करना है। इससे क्या हुआ कि एक तगड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ। अब नुकसान कैसे हुआ? दरअसल क्या है, अमेरिका ने 2023 से लेके 29 के बीच में जॉर्डन को दिए हैं 12,000 करोड़ रुपए, यानी 1.45 बिलियन डॉलर। ये आर्थिक और सैन्य सहायता है। जॉर्डन को अमेरिका ने सैन्य सहायता दी है। जॉर्डन को किससे युद्ध लड़ना है? होता क्या है कि अमेरिका खुद ही, और उन्नत राडार भी दिया है, केयू बैंड वाला। केयू बैंड ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो फास्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तेज होती है और कम इंफ्रास्ट्रक्चर से काम चल जाता है। जो हमारे घर में डीटीएच आते हैं वो सब केयू बैंड से ही आते हैं। खैर, तो ये पैसा जो जॉर्डन को मिला है, ये पैसा भी जॉर्डन को नहीं दिया अमेरिका ने। देखा जाए तो वो पैसा खुद ही लिया है। कैसे लिया है? क्योंकि वहाँ जो वो इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस में, वो अमेरिका के डिफेंस के ही काम आना है। इसको कहा जाता है एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। इससे क्या होगा? अमेरिकी सेना के ठिकानों की ही रक्षा होगी। एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की सेना पे हमला है तो उसको रोकेगा, ईरान के हमलों को रोकेगा, सब कुछ रोकेगा। एहसान किस पे? जॉर्डन पे। जॉर्डन के ऊपर सुरक्षा भी आउटसोर्स कर दी गई एक तरह से देखा जाए। मतलब अमेरिका को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए वहाँ पे, उसकी जगह उसने जॉर्डन को काम पे लगा दिया और कहा कि भाई तू काम पे लग जा और ये मुझसे पैसे भी ले ले और अपनी सेना खरीद। मतलब मैंने जो है वो खुद ही पैसे देके खुद ही अपनी रक्षा का इंतज़ाम कर लिया और एहसान का एहसान जॉर्डन को सैन्य सहायता दे रहा हूँ। और ये अपने आप में एक सैनिक इजराइल के लिए भी एक कवच हो गया। कोई अगर ऊपर से मिसाइल आएगी तो जॉर्डन पहले गिराने की कोशिश करेगा। कुल मिला के डिफेंस इंडस्ट्री को उधर फ़ायदा हो गया, अमेरिका का बहुत सारा हथियार बिकने लग गए। कुल मिला के ये जो चीज़ें हैं, ये अपने आप में आपको कुछ सोचने मजबूर करती हैं कि भाई ये जॉर्डन को ऐसी क्या खुजली है जो इजराइल अमेरिका के चरणों में पड़ा हुआ है। इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। उस इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको पता चलेगा कि अंग्रेज़ों के और अमेरिका के काम करने में कितना अंतर है। अंग्रेज़ों ने बहुत मीठे बारीक तरीके से जॉर्डन को अपना मुरीद बना लिया, दूसरे शब्दों में गुलाम बना लिया। अमेरिका उसी को बहुत रूढ़ तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अब जॉर्डन की कुछ एक चीज़ें हैं, देखिए, जैसे जॉर्डन के पास तेल के भंडार नहीं है बाकी लोगों की तरह बहुत ज़्यादा, तो वो तेल बेच के पैसा कमा नहीं सकता, तो वो इन लोगों के पैसों पे ही निर्भर है। दूसरा, वहाँ का राजा मुसलमान होने के बावजूद अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों का एक तरह से गुलाम है। अब गुलाम क्यों है, इसकी कहानी को समझना जरूरी है। जो अभी वहाँ राजा है उसके पिताजी शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन थे, और शाह हुसैन और महारानी एलिजाबेथ II के बीच में, यानी जो भी महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ है, बड़ा इमोशनल रिश्ता था। रिश्ता क्या था? 1950 में शाह हुसैन का जन्म जॉर्डन में होता है और उनको ब्रिटेन भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो हॉरो स्कूल और सैंडहर्स्ट में पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ते होंगे ब्रिटेन में ना, वहाँ वो जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे वो सब कुछ रानी एलिजाबेथ की देखरेख में कर रहे थे। रानी एलिजाबेथ ने एक तरह से उनको गोद ले रखा था और बचपन से ही उनकी ग्रूमिंग की जा रही थी। एक बार तो उन्होंने ईसाई धर्म तक अपनाने का फैसला कर लिया था। इनके दादा की जब हत्या हुई तब ये शाह हुसैन थे 15 साल के। कौन शाह हुसैन? अभी जो राजा, उसके पिताजी। और वो तो शाह हुसैन के दादा की जो हत्या हुई बाकायदा वो कहाँ, यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के सामने हुई थी, इनकी आंखों के सामने। ये बच गए, एकदम फिल्मी स्टाइल में बचे हैं। इनके यहाँ एक मेडल लगा हुआ था, गोली गई, मेडल से टकराई और चली गई और शाह हुसैन बच गए। अब 15 साल का बच्चा दादाजी की मौत के बाद जॉर्डन का शाह बन गया। अब जॉर्डन का शाह तो बन गया, कैसे राजकाज चला है? तो महारानी विक्टोरिया ने कहा तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बेटा है। ले लिया भाई साहब, ले गए ब्रिटेन। वो पूरा उसी कल्चर वल्चर में वहीं पढ़ा और उसको वहाँ एकदम अंग्रेज बना के, ईसाई आदा बना के भेज दिया। अब वो आदमी जो है उसका पूरा पश्चिम की तरह रुझान है पूरा। बाद में हालांकि उसका बहुत लोग उसको पसंद नहीं करते थे, फिर बाद में धीरे धीरे लोगों ने किसी कुछ घटना हुई, एक आध युद्ध जीता, उसको पसंद करने लगे। लेकिन
जनता यहाँ की एकदम खिलाफ, अमेरिका के और ब्रिटेन के और इजराइल के तो और भी खिलाफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उसमें करीब 50% से ज़्यादा फिलिस्तीनी लोग हैं। फिलिस्तीनी लोग वो लोग जो इजराइल के सताए हुए, अमेरिका के सताए हुए, तो ये सब जो है अपने शाह को इजाज़त नहीं देते कि तो अमेरिका की चाकरी करो। तो शाह क्या करता है, अंदर से सेटिंग करता है पूरी अमेरिका से, अमेरिका के अड्डे बनवा लिए, सब बनवा लिया, इजराइल से डील कर ली, सब कर लिया, और आके खड़े होके सार्वजनिक मंचों पे आलोचना करने लगता है। लेबनान के मामले में गलत कर रहा है इजराइल, फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन करते हैं, ये सब डिप्लोमेसी में ये ऐसी बातें करता। और बाकी इसने क्या कर रखे हैं, अड्डे बना रखे हैं। तो जब दर्जनभर अड्डे हैं जिस यहाँ पे अमेरिका के, जहाँ जो पूरा एक हब बना हुआ है, ये जान है अमेरिका की, अगर जॉर्डन को उड़ा देता ईरान तो समझ लीजिए कि इस पूरे इलाके में अमेरिका बेहद कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो जीसीसी लीडर्स हैं, जीसीसी मतलब उन देशों का संगठन जो वो खाड़ी देश जो फारस की खाड़ी के आसपास में, जो जिनकी सीमा फारस की खाड़ी से लगती है, मतलब जो हार्मुज से आना जाना करते हैं। तो जीसीसी देशों में जितने थे ठिकाने वो तो उसने उड़ाई दिए ईरान ने, अमेरिका के। कल भी जो हमला किया है उसमें थू थू करते जलता हुआ दिखाया गया, विजुअल आ गया। अब जॉर्डन जो है वहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा जमावड़ा है। तो ईरान ने ये कहा इस हमले से कि अगर तुमने हमारे ऊपर हाथ डाला, जैसे तुमने हमारी चीन के साथ रेल लाइन तोड़ने की कोशिश की, तो याद रखना हमको भी पता है कि कहाँ मारना है। और ये भी कि नेतन्याहू, तुम ये नहीं हो सकता कि अमेरिका को बढ़ा के बैठ के मजा लो, अब तुम पे भी पड़ेगी। तो इस पूरी बातचीत से पहले ईरान ने जो एक हो रहा था ना कि अमेरिका दबाव बना रहा है, उसने ईरान को बता दिया तेरी कमज़ोरी कहाँ है, तो अब ईरान ने भी बता दिया कि तेरी कमज़ोरी कहाँ है। मतलब अब ये कल बातचीत की टेबल पे बैठेंगे तो आमने सामने बराबर की पोजीशन पे बैठेंगे, अगर बैठे तो। क्योंकि ईरान ने पिछली बार भी बातचीत करने से मना कर दिया था, क्योंकि कोई भी आदमी उसको पालन नहीं कर रहा था जो एमओयू बना था, ख़ास तौर पे इजराइल तो नहीं मान रहा था। अब सिचुएशन दूसरी हो गई है। अब सिचुएशन ये हो गई कि आ जाओ भैया, बैठना तो बैठ जाओ, लेकिन बैठने के लिए ईरान को मनाया जा रहा है। अगर ईरान मान जाता है बैठने के लिए, आज रात को गोली दम आतिशबाजी नहीं होती है, तो कल शायद बातचीत हो। पर यह पक्का है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पे दबाव बनाने में एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, और वो चाह रहे हैं कि दोनों ही मजबूरी में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लें। लेकिन एक बात मान के चलिए, दबाव ताकत से एडजस्ट कराना ईरान से तो बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। ईरान दबाव में नहीं आने वाला, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहे। और ट्रंप की अपनी खास तरह की स्थितियां जिसमें वो भयंकर दबाव में है। मैंने कल भी आपको बताया था, पूरा यूरोप, पूरे जीसीसी कंट्री, और अब जॉर्डन भी शुरू हो जाएगा, कहेंगे दादा माफ़ करो यार, क्यों पंगा ले रहे हो, उसके तुम्हारे चक्कर में हमको नुकसान हो रहा है। तो एक वो दबाव, दूसरा घरेलू दबाव, महंगाई, बेरोजगारी, परेशानियां। और ये महंगाई, बेरोजगारी, परेशानी की फिक्र नहीं करते पूंजीवादी सरकारें, कोई भी हो, किसी भी देश की हो। लेकिन इस बार चुनाव सर पे है, तो डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा प्रेशर में है। तो प्रेशर में है तो जल्दी समझौता करना चाहते हैं, और जल्दी समझौता करने के लिए ईरान को और ज़्यादा प्रेशर में लाना चाहते हैं, जो हो नहीं पा रहा है। तो जो भी है, कल की बातचीत होती है कि नहीं होती है, पर आपको ये समझ में आ गया कि जब दोबारा से दोनों मैदान में उतरे हैं तो दोनों एक नई स्ट्रेटजी के साथ उतरे हैं, नए तरीके से तैयारी के साथ उतरे हैं। 15,000 बैलिस्टिक मिसाइल का कुछ मतलब होता है, और वो अमेरिका की धरती पे बहुत सारे छेद करने में सक्षम है। नमस्कार, जय हिंद।